आज मैं लेके आया हूँ परिसीमा अधिनियम 1963 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिलिमिटेशन एक्ट 1963। इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन मैंने आपको बता दिया है। हम पूरी तरह से उसको पढ़ चुके हैं, विस्तार से हमने अध्ययन किया उसका। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो MCQ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या पूछने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले आ चुके हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में और कुछ आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आज हम उनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम इसके क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें टोटल 5 भाग हैं, जिसमें धाराएँ मैंने इसमें बता दी है कि कौन से भाग में कौन कौन सी धाराएँ हैं। टोटल इसकी धाराएँ हैं 117 और इसमें एक अनुसूची दी गई है। इस अनुसूची में परिसीमा समय दिया हुआ है कि कौन से किस प्रकार का मामला है, किस प्रकार का मैटर है, तो उसमें कितना परिसीमा का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट है इसकी प्रमुख धाराएँ। इसको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इनके बारे में मैंने आपको पीछे के वीडियो में बता दिया है। फर्स्ट है सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये अधिनियम कब प्रवर्त हुआ, कब लागू हुआ। तो 1 जनवरी 1964, 1 जनवरी 1964 को लागू हुआ। नेक्स्ट है सेक्शन 2 परिभाषाएँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन पिछली एग्ज़ाम में भी आए थे RJS 2021 में। फर्स्ट है इस धारा में क्या परिभाषित नहीं है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आए थे 2021 के एग्ज़ाम में आया हुआ। विनिमय पत्र, वन पत्र, चेक और वचन पत्र। तो इसमें क्या परिभाषित नहीं है? गैर। चेक इसमें परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इस अधिनियम के अंतर्गत कौन सी परिभाषा सही नहीं है। कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं तो कौन सी सही नहीं है, ये भी 2021 के एग्ज़ाम में आया था। पहला है अपकृत्य से ऐसा सिविल दोष विपरीत है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग है। दूसरा है कि वाद के अंतर्गत अपील या आवेदन नहीं आता। थर्ड है विदेश से विपरीत है भारत से भिन्न कोई देश और क्रोध में से कोई नहीं। तो इसमें होगा कह क्या है? अपकृत्य से ऐसा कोई सिविल दोष विपरीत है जो कि केवल संविदा भंग या न्यास भंग है। तो ऐसा नहीं है, ये परिभाषा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आवेदक के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो आवेदक में कौन कौन आता है? पहला है अर्जीदार, दूसरा वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार उत्पन्न करता है, और थर्ड है कि वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व है आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों आते हैं किसमें? आवेदक में आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि क्या आवेदन के अंतर्गत अर्जी आती है। तो हाँ, आवेदन के अंतर्गत अर्जी आती है। नेक्स्ट है फिफ्थ हुंडी और चेक किसके अंतर्गत आते हैं। तो हुंडी और चेक है वो है विनिमय पत्र। विनिमय पत्र में आते हैं हुंडी और चेक। नेक्स्ट है प्रतिवादी के अंतर्गत कौन कौन आता है। प्रतिवादी जो शब्द है उसमें कौन कौन शामिल है। तो पहला है कि वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी यह दायित्व उत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके। दूसरा है वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि वादी के अंतर्गत कौन कौन आता है। प्रतिवादी का हमने पढ़ लिया। और वादी के अंतर्गत कौन आता है? तो वादी के अंतर्गत आता है वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वादी वाद लाने का अपना अधिकार उत्पन्न करता है। या फिर दूसरा है कि वह व्यक्ति जिससे संपदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा संपादक, प्रशासक या फिर अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। तो वो आता है वादी के अंतर्गत। नेक्स्ट है बंद पत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। बंद पत्र जो है इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो बंद पत्र के अंतर्गत कोई ऐसी लिखित आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है कि यदि कोई विनिर्दिष्ट कार्य किया जाए या न किया जाए, जैसी भी स्थिति हो, तो यह बाध्यता शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट है परिसीमा काल। तो वह काल जो किसी वाद, अपील
या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित है। यानी कि ऐसा काल जो कि कोई वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची के द्वारा विहित किया गया वो है परिसीमा काल, क्योंकि अनुसूची में परिसीमा काल दिया गया है सभी वाद का, अपील का या फिर आवेदन का। नेक्स्ट है विहित काल। वह है परिसीमा काल जो उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित परिसीमा काल हो, वह है विहित काल। नेक्स्ट है वचन पत्र। वचन पत्र क्या है? ऐसी लिखत जिसके द्वारा उसका रचयिता किसी अन्य को धन की कोई भी निर्दिष्ट राशि उसमें परिसीमित समय पर या फिर मांग की जाने पर या दर्शन पर देने के लिए आत्यंतिकतः वचनबद्ध होता है, तो वो कहलाता है वचन पत्र। नेक्स्ट है क्या वाद के अंतर्गत अपील या आवेदन आता है? तो वाद के अंतर्गत न तो अपील आती है और न ही आवेदन आता है। नेक्स्ट है अपकृत्य क्या है? तो ऐसा सिविल दोष जो केवल संविदा भंग या न्यासभंग न हो, यानी कि ऐसा कोई भी ऐसा सिविल दोष है जो कि मात्र संविदा भंग या फिर न्यासभंग न हो। नेक्स्ट न्यासी के अंतर्गत कौन कौन नहीं आता है? तो न्यासी में कौन कौन नहीं आता? पहला बेनामीदार नहीं आता है। दूसरा बंधक की तुष्टि हो जाने के पश्चात कब्जे में बना रहने वाला बंधकदार नहीं आता है। और थर्ड है हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति नहीं आता है। तो ये 3 लोग हैं 79 के अंतर्गत नहीं आते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बनता है इसमें कि यदि परिसीमा में दिया गया समय परिसीमा की निर्धारित समय अवधि के बाहर हो तब परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 4 से 24 में दिए गए उपबंध प्रावधान के पक्ष को आवश्यक रूप से संतुष्ट करना होगा। इस प्रकार धारा 2 के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है धारा 3। धारा 3 है परिसीमा द्वारा वर्जन। परिसीमा द्वारा वर्जन के संबंध में क्या उपबंध है? तो पहला धारा 4 से 24 तक क्या प्रावधान करती है? धारा 4 से लेकर 24 तक की जो धाराएं हैं वो क्या क्या प्रावधान करती हैं? तो कि विहित काल के पश्चात हर संस्थित वाद की गई अपील और किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा यदि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात उठाई नहीं गई हो। अगर प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात नहीं उठाई गई हो तो किए गए अपील और किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वाद की संस्थिति कब मानी जाएगी? यानी यह जो एक्ट है परिसीमा का, उसमें वाद की संस्थिति कब मानी जाएगी? तो पहले मामूली दशा में जब वाद पत्र उचित अफसर के समक्ष उपस्थित किया जाता है, यानी नॉर्मल अवस्था में जब वाद पत्र उचित अफसर के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है तभी उसकी संस्थिति मान ली जाती है। या फिर सेकंड है कि अकिंचन की दिशा में, तो जब अकिंचन के तौर पर वाद लाने की इजाज़त के लिए उसके द्वारा आवेदन कर लिया जाता है। वाद लाने की इजाज़त के लिए जब आवेदन कर देता है तभी से वाद को संस्थित किया गया मान लेते हैं। और थर्ड है उस कंपनी के विरुद्ध दावे की दशा में जिसका न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा रहा हो, जब दावेदार के दावे का परिदान शासकीय समापक को पहली बार कारित किया जाता है। नेक्स्ट मुजरा या प्रतिदावे के तौर पर दावा एक पृथकवाद माना जाएगा। मान लो कि अगर मुजरा या फिर प्रतिदावा के तौर पर कोई दावा किया जा रहा है तो इसको एक पृथकवाद माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मुजरा या प्रतिदावा के तौर पर दावा कब संस्थित किया गया समझा जाएगा। ये तो हमने पढ़ लिया कि मुजरा या प्रतिदावा के तौर पर अगर कोई दावा किया जाता है तो उसको एक पृथकवाद माना जाएगा, लेकिन इसको संस्थित किया गया कब समझा जाएगा। तो पहला है मुजरे की दशा में अगर मुजरा है उसके लिए प्रतिदावा अगर कर रहे हैं तो जिस तारीख को वह वाद संस्थित किया गया हो जिसमें मुजरे का अभिवचन किया गया, यानी कि ऐसा वाद जिसमें मुजरे का अभिवचन किया गया है, जिस तारीख को वो संस्थित किया गया था उसी दिन से इस दावे को भी संस्थित किया गया माना जाएगा। और दूसरा है प्रतिदावा की दशा में, तो जिस तारीख को न्यायालय में वह प्रतिदावा किया गया हो उस तारीख से प्रतिदावे को माना जाएगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना द्वारा आवेदन कब होता है। जो उच्च न्यायालय है उसमें प्रस्ताव की सूचना के द्वारा आवेदन कब होता है? तो जब आवेदन उस न्यायालय के उचित अफसर के समक्ष उपस्थित किया जाता है उस दिन से मान लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 परिसीमा का प्रारंभिक बिंदु वह तारीख होगी। परिसीमा का जो प्रारंभिक बिंदु है वो कौन सी तारीख होगी?
तो जब दाता नोटिस की रसीद की तारीख की जानकारी प्राप्त कर ले, जब दाता है वो नोटिस की रसीद की जानकारी प्राप्त कर लेता है, उस दिन से परिसीमा के प्रारंभ की तारीख शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है, क्या पत्र के डाक में डालने से परिसीमा शुरू हो जाती है? तो हाँ, अगर कोई पत्र है उसको अगर डाक में डाल दिया जाता है तो परिसीमा शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है, परिसीमा में संदेह का लाभ किसे दिया जाएगा? तो परिसीमा में संदेह का लाभ वादी को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, क्या मुख्य ऋणी के विरुद्ध किए गए डिग्री के आधार पर परिसीमा अवधि को विस्तारित या अपवर्जित किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या है कि क्या मुख्य ऋणी के विरुद्ध की गई डिग्री, मुख्य ऋणी जो है उसके विरुद्ध अगर कोई डिग्री की जाती है और उसके आधार पर परिसीमा अवधि को विस्तारित या फिर अपवर्जित किया जा सकता है या नहीं, और अगर किया जा सकता है तो कारण को बताना है, कारण भी बताना है। तो इसको नहीं किया, अपवर्जित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वाद दायर करने के लिए परिसीमा का समय विधि द्वारा निर्धारित है। नेक्स्ट है धारा 4। धारा 4 है, विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो, यानी कि जब न्यायालय बंद हो तो उस टाइम पे विहित काल के अवसान के संबंध में क्या ओपन किए गए? तो पहला है, जहाँ की किसी आवेदन के लिए विहित काल का अवसान क्या क्वेश्चन है कि जहाँ किसी आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी अवकाश के दिन अगर हो रहा हो तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? ये 2013 के आदेश में आया हुआ है। तो पहला, अवकाश के दिन से एक दिन पूर्व किया जाना चाहिए विहित काल, या फिर उस दिन किया जा सकता है जिस दिन न्यायालय फिर से खुलता है छुट्टी के बाद, या फिर न्यायालय खुलने के 30 दिन के भीतर किया जा सकता है, या फिर न्यायालय खुलने के पश्चात किसी भी दिन किया जा सकता है। तो अगर एक दिन लास्ट डे हो रहा है, लास्ट डे छुट्टी का दिन है, तो अगले दिन जब न्यायालय खुलेगा उस समय किया जाएगा। इसमें आएगा ख। नेक्स्ट है, इस धारा के अर्थ के भीतर न्यायालय किस दिन बंद समझा जाएगा? न्यायालय किस दिन बंद समझा जाएगा? जिस दिन वह अपने काम के नियमित काल के किसी भी भाग को बंद रखता है, भाग में बंद रहता है, तो उस दिन को बंद समझा जाएगा। नेक्स्ट है धारा 5, विहित काल कतिपय दशाओं में विस्तारण। जो विहित काल है उसका कुछ दशाओं में विस्तारण के संबंध में क्या करना है? तो पहला, यह धारा कहाँ लागू होती है? ये क्वेश्चन RGS 2016 में आया हुआ है पहले भी कि यह धारा कहाँ लागू होती है? वाद पे लागू होती है। दूसरा, डिग्री के निष्पादन के आवेदन पे होती है, या उपरोक्त दोनों पे होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं पे होती है। तो किस पे होती है यह धारा? उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट इज, कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल के अवसान के पश्चात कर सकता है यदि मामले के तथ्यों व परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है। कि क्या करता है कि कोई भी न्यायालय है वो किसी अपराध का संज्ञान और परिसीमा काल के अवसान के बाद में भी कर सकता है अगर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि क्या हो जाता है? विलम्ब को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है, राज्य सरकार द्वारा ऐसा पर संज्ञान लेने हेतु निर्देश दिए गए हैं, या फिर एक बार दोनों ही दिशाओं में। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ख, न्याय हित में ऐसा करना आवश्यक है। नेक्स्ट है धारा 3। तो क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, यह धारा किस पर लागू होती है? तो ये धारा किस पर होती है? कोई भी अपील या आवेदन जो CPC 1908 के आदेश 21 में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो। नेक्स्ट है धारा 4। इस धारा के अंतर्गत विहित काल के पश्चात कोई अपील या आवेदन न्यायालय कब ग्रहण कर सकता है? यानी इस धारा के अंतर्गत जो विहित काल है उसके पश्चात कोई भी अपील है या फिर आवेदन है वो न्यायालय कब ग्रहण कर सकता है? तो यदि अपीलार्थ या आवेदक न्यायालय का समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन करने के लिए पर्याप्त हेतु था, तो क्या कर सकता है? उसको ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है, यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक विहित काल का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या न्याय निर्णय के कारण बुलावे में पड़ गया था, क्या यह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त हेतु हो सकता है? तो हाँ, ये इस हेतु फुल हेतु हो सकता है। नेक्स्ट इज,
यह धारा न्यायाधीश को देरी से दाखिल करने के लिए सक्षम बनाती है। क्या है कि यह धारा न्यायाधीश को देरी से दाखिल याचिका के लिए संभव बनाती है। नेक्स्ट है, क्या यह धारा विधायिका को भी देरी में माफ़ी की शक्ति प्रदान करती है? तो इसमें भी हाँ होगा। हाँ, यह धारा विधायिका को भी देरी में माफ़ी की व्यवस्था करती है। नेक्स्ट है, क्या परिसीमा अधिनियम अधिकरण फिर भी लागू होते हैं और क्यों? तो नहीं होते हैं, क्योंकि यह केवल न्यायालय पर लागू होता है जो CPC और CRPC से शासित है। यह जो अधिनियम है परिसीमा अधिनियम, ये केवल न्यायालय पर लागू होता है। नेक्स्ट है, क्या इस धारा के अंतर्गत याचिका लिखित में दायर होनी चाहिए? तो इस धारा की परिभाषा यह व्यक्त नहीं करती है। यानी क्या इस धारा की परिभाषा जो है वो लिखित में होनी चाहिए? तो ऐसे कहीं भी व्यक्त नहीं किया गया, व्यक्त नहीं की गई है। और लास्ट है इसका कि क्या समयपूर्ण आधार पर न्यायालय परिसीमा का समय बढ़ा सकता है? समयपूर्ण आधार पर नहीं बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है धारा 6 विधिक निर्योग्यता। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अप्राप्त व या पागल या जड़ के लिए विहित काल की गणना कब से की जाएगी? इन जो अप्राप्त है, पागल है या फिर जड़ है, तो उसके लिए कब इसकी की जाएगी? तो उस निर्योग्यता का अंत होने के पश्चात वह उतने काल के भीतर संस्थित या आवेदन कर सकेगा जिसका उसे अन्य अनुसूची के तीसरे स्तंभ में तदर्थ विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता है। नेक्स्ट है, जहाँ कि ऐसा व्यक्ति उस समय जबकि विहित काल की गणना की जानी है ऐसी दो निर्योग्यताओं से ग्रस्त हो, अथवा जहाँ कि वह अपनी निर्योग्यता का अंत होने के पूर्व किसी दूसरी निर्योग्यता को ग्रस्त हो जाए, तो विहित काल की गणना कब की जाएगी? तो उस निर्योग्यता के अंत होने के पश्चात वह उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उसे अन्यथा सूची के तीसरे स्तंभ के तदर्थ विनिर्दिष्ट समय में अनुज्ञात कर सकेगी। नेक्स्ट है कि जहाँ की कोई व्यक्ति उस समय जब विहित काल की गणना की जाती है दो निर्योग्यताओं से ग्रस्त है, तो दोनों निर्योग्यताओं का अंत होने के पश्चात उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना अन्यथा ऐसे निर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता। नेक्स्ट है, क्या इस धारा के प्रयोजनों के लिए गर्भस्थ अपत्य अप्राप्त व्यय के अंतर्गत आएगा? तो यह होगा हाँ, यह आएगा। इस धारा के प्रयोजनों के लिए गर्भस्थ अपत्य है उसको अप्राप्त व्यय के अंतर्गत माना जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ की निर्योग्यता के अधीन कोई व्यक्ति निर्योग्यता का अंत होने के पश्चात किंतु उस काल के भीतर जो उसके लिए इस धारा के अंतर्गत ज्ञात है मगर जाए, तो विहित काल की गणना कब की जाएगी? तो वहाँ उसका विधिक प्रतिनिधित्व उसकी मृत्यु के पश्चात उसी काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन कर सकेगा जितना उस व्यक्ति को अन्यथा उपलब्ध होता यदि उसकी मृत्यु न हुई होती। नेक्स्ट है धारा 7 सेक्शन 7 कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता। तो यह धारा जिस प्रकार के दायित्वों के उन्मोचन पर लागू होती है, ये धारा है वो किस प्रकार के दायित्व हैं उनके उन्मोचन पर लागू होती है? तो पहला है इस प्रकार के दायित्व से जिसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति संबंधी दायित्व भी आता है, तो वो आएगा उन्मोचन में। नेक्स्ट है, मिताक्षर विधि द्वारा हिंदू शासित अविभक्त कुटुंब। मिताक्षर विधि के द्वारा शासित हिंदू अविभक्त कुटुंब या कर्ता या क्या कुटुंब के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना इस धारा के प्रयोजनों के लिए अनुमोचन देने में समर्थ होगा? तो आंसर होगा केवल तभी जबकि वह अविभक्त कुटुंब की संपत्ति का प्रबंध करता है।
नेक्स्ट है धारा 8। धारा 8 क्या है? विशेष अपवाद। तो क्या है? धारा 6 या फिर धारा 7 किस किस पर लागू नहीं होती है? तो किस किस पर लागू नहीं होती? पहला है सुपाधिकारों को परिवर्तित करने के वादों के लागू नहीं होती। और 16 नेक्स्ट, किसी वाद या आवेदन की परिसीमा काल को निर्योग्यता के अंत से या फिर किसी सेकंड है, किसी वाद या आवेदन की परिसीमा काल को निर्योग्यता के अंत से या उससे ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु से 3 वर्ष या अधिक के लिए विस्तारित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है धारा 9, समय का नियंत्रण निरंतर चलते रहना। तो पहला क्वेश्चन है कि जहाँ एक बार समय चलना प्रारंभ हो जाए वहाँ वह वाद संस्थित करने या आवेदन करने की किसी भी पाश्चिक निर्योग्यता का या फिर अयोग्यता से वह नहीं रुकता है। जब एक बार समय शुरू हो जाता है तो बाद में वो रुकेगा नहीं। नेक्स्ट है प्रश्न 1 का अपवाद। क्या है प्रश्न 1 का अपवाद? कि जहाँ किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया हो, वहाँ ऐसे ऋण को वसूल करने के बाद के परिसीमा काल का चलते रहना तब तक सिविल रहेगा, लंबित रहेगा, जब तक वह निलंबन चलता रहेगा। धारा 9 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट है धारा 10, न्यासियों और उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद। तो क्या है? पहला क्वेश्चन बनता है, क्या इस धारा के प्रयोजनों के लिए हिंदू, मुसलमान और बौद्ध धार्मिक या खैराती विन्यास में समाविष्ट कोई भी संपत्ति न्यास निहित समझी जाएगी? तो हाँ, यह एक विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास निहित समझी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रश्न 1 की संपत्ति का न्यासी कौन है? अगर वो न्यासी संपत्ति समझी जाएगी तो उसका न्यासी कौन होगा? तो उस संपत्ति का प्रबंधक जो है वो ही उसका न्यासी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन धाराओं में इस अधिनियम के लागू न होने के बारे में प्रावधान किया गया? यानी कौन सी धाराएं हैं जिनमें कि इस अधिनियम के नहीं लागू होने के बारे में प्रावधान किए गए हैं? तो धारा 10, 11 और 29, 10, 11 और 29 में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अब नेक्स्ट है धारा 11 कि जिन राज्यों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई सुविधाओं के आधार पर वाद। ऐसे राज्य क्षेत्र जिन पर कि इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर में कोई जो सुविधाएं की गई हैं उनके आधार पर वाद के संबंध में क्या है? तो पहला है कि विदेश में की गई सुविधाओं के आधार पर उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है संस्थित किए गए वाद क्या इस अधिनियम में अंतर्विष्ट परिसीमा विषयक नियमों के अध्ययन होंगे? तो आंसर है हाँ, वो इस अधिनियम में अंतर्विष्ट परिसीमा नियमों के अध्ययन होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी विदेश में प्रवर्त परिसीमा विषयक कोई भी नियम उस राज्य या विदेश में की गई किसी संविदा पर आधारित किसी वाद में जो उक्त राज्य क्षेत्रों में संस्थित किया गया हो तब के सिवाय प्रतिरक्षा नहीं होगा। जबकि कब प्रतिरक्षा नहीं होगा? जबकि पहला उस नियम में ने उस संविदा में निर्वापित कर दिया गया हो, या फिर दूसरा है कि पक्षकार ऐसे नियम द्वारा विहित काल के दौरान उस राज्य या विदेश के अधिवासी थे। तो ये 2 कंडीशन होंगी। नेक्स्ट है अब धारा 12। धारा 12 क्या है? कि विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन। जो विधिक कार्यवाही है उनमें समय के अपवर्जन के संबंध में क्या उपबंध है? तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन RJS 2015 में आया हुआ है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि किसी अपील की परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अंतर्विष्ट किया जाएगा जिससे ऐसी परिसीमा काल की गणना की जाती है, यानी जिससे गणना की जाती है वो इसमें शामिल किया जाएगा। और कथन ख है कि किसी अपील की परिसीमा काल की संगणना करने में जिस दिन प्रतिवादित निर्णय सुनाया गया था और प्रतिलिपि विप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा आंसर? पहला है कथन क सही है, दूसरा कथन ख सही है, तीसरा है कि दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो इसमें क्या होगा? कथन ख सही होगा। कथन ख क्या है? कि किसी अपील के परिसीमा काल की संगणना करने में जिस दिन प्रतिवादित निर्णय सुनाया गया था और प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा, उसके बाद उसकी संगणना
की जाएगी। नेक्स्ट है कि किसी वाद, अपील या आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में कौन सा दिन अपवर्जित किया जाता है। जब परिसीमा काल की संगणना करेंगे तो कौन सा दिन अपवर्जित करेंगे, तो वह दिन जिसमें ऐसी परिसीमा काल की गणना की जाती है। जिस दिन ऐसे परिसीमा काल की गणना की जाती है उसको उसमें से अपवर्जित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है किसी अपील के लिए या फिर ऐसे आवेदन के लिए जो अपील की इजाज़त या पुनरीक्षण के या फिर किसी निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए हो, परिसीमा काल की संगणना करने में कौन सा दिन अपवर्जित किया जाता है। परिसीमा काल की संगणना में कौन सा दिन अपवर्जित किया जाता है, तो वह दिन जिस दिन परिवादित निर्णय सुनाया गया था तथा उस डिक्री, दंडादेश या आदेश जिसकी अपील की गई है या जिसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण इप्सित है, प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा। जो प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए जो अपेक्षित समय है उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 कि जहाँ किसी डिक्री या आदेश की अपील की जाती है या फिर उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण इप्सित है, या फिर जहाँ की किसी डिक्री या आदेश की अपील की इजाज़त के लिए आवेदन किया जाता है, तो परिसीमा काल की संगणना करने में कौन सा दिन अपवर्जित किया जाएगा, तो वह उस निर्णय की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। जो उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय है उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है किसी पंचाट के अपास्त किए जाने के लिए आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में कौन सा दिन अपवर्जित किया जाता है। यानी कोई पंचाट है उसको अपास्त किए जाने के लिए जो आवेदन है उसकी परिसीमा काल की अगर संगणना करनी है तो कौन सा दिन उसमें से अपवर्जित किया जाएगा, तो पंचाट की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा। जो उसकी प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय है उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कब किसी डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय की इस धारा के अधीन संगणना करने में वह समय अपवर्जित नहीं किया जाएगा। तो कौन सा समय अपवर्जित नहीं किया जाएगा, जो न्यायालय ने उस डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि के लिए आवेदन किए जाने से पूर्व डिक्री या आदेश को तैयार करने में लगाया गया है, तो उसको अपवर्जित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसीमा निर्णय की दिनांक से शुरू होती है या डिक्री के हस्ताक्षर होने की तारीख से। निर्णय के दिनांक से परिसीमा शुरू होगी या डिक्री के हस्ताक्षर होने की तारीख से, तो निर्णय की दिनांक से परिसीमा शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्ष को दी गई प्रतिलिपि खो जाने पर तथा दोबारा प्रतिलिपि के लिए वाद दायर करने के अलावा दूसरा रास्ता न होने के कारण पुनरीक्षण याचिका दायर करने के लिए जो समय प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा, क्या वह भी धारा 12 की उपधारा 2 के अंतर्गत निकाल दिया जाएगा। तो इसमें आंसर होगा हाँ, वो समय भी धारा 12 की उपधारा 2 के अंतर्गत निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक याचिका के निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए न्यूनतम समय से पहले दायर की गई अपील असंभव होगी। यानी क्या है कि कोई भी याचिका है उसके लिए निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए जो न्यूनतम समय है उससे पहले अगर मान लो अपील कर दी गई है तो वो असंभव होगी। नेक्स्ट है धारा 13 उन दशाओं में समय का अपवर्जन जहाँ की अकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने का इजाज़त के लिए आवेदन किया गया हो। ये क्वेश्चन, इसका जो पहला क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, RJS 2018 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, अकिंचन की दशा में वाद संस्थित होता है। अकिंचन की दशा में वाद कैसे संस्थित होता है, पहला जब समुचित कार्यालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है, या फिर दूसरा है कि जब अकिंचन के रूप में वाद लाने की अनुमति का आवेदन किया जाता है। थर्ड है जब अकिंचन के रूप में वाद लाने की अनुमति का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ख, जब अकिंचन के रूप में वाद लाने की अनुमति के आवेदन को किया जाता है तब से अकिंचन की दिशा में वाद को संस्थित मान लिया जाता है। नेक्स्ट इज अकिंचन के रूप में या अपील करने की इजाज़त के लिए आवेदन किया गया हो और वह प्रतिक्षेप हो गया है, तब परिसीमा काल की संगणना करने में कौन सा दिन अपवर्जित किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जितने समय के दौरान आवेदक उस इजाज़त के लिए अपना आवेदन सद्भावपूर्वक अभियोजित करता रहे।
नेक्स्ट है धारा 14, बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या पक्षकारों के या वाद हेतुओं के कुछ संयोजन को अधिकारिता में त्रुटि जैसी प्रकृति का हेतु समझा जाएगा? तो इसका आंसर होगा हाँ, उसे अधिकारिता में त्रुटि जैसी प्रकृति का हेतु समझा जाएगा। सेकंड है, इस धारा के प्रयोजन के लिए उस समय का अपवर्जन करने में जिसके दौरान कोई पूर्ववर्ती सिविल कार्यवाही लंबित थी, वह दिन जिस दिन वह कार्यवाही संस्थित की गई और वह दिन जिस दिन उसका अंत हुआ, दोनों गिने जाएंगे। क्या होगा कि इस धारा के प्रयोजन के लिए उस समय का अपवर्जन करने में जिसके दौरान मान लो कोई पूर्ववर्ती सिविल कार्यवाही है लंबित है, तो वह दिन जिस दिन उसकी कार्यवाही को संस्थित किया गया और वह दिन जिस दिन उसका अंत हुआ, वो दोनों इसमें गिने जाएंगे। नेक्स्ट है, धारा 5 और 14 को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता। ये भी इम्पोर्टेंट है। 5 और 14 जो है, इन धाराओं को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता। नेक्स्ट है धारा 15, कुछ अन्य मामलों में समय का अपवर्जन। कुछ अन्य मामले हैं जिनमें समय का अपवर्जन के संबंध में क्या बंद है। तो पहला क्वेश्चन है, इस धारा के अंतर्गत समय का अपवर्जन किस पर लागू नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और किस पर लागू नहीं होता है। यह क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। तो पहला दिया वाद पे, दूसरा है अपील पे, तीसरा है ज्ञापति आज्ञाप्ति के निष्पादन के आवेदन पर और चौथा उपयुक्त सभी पर। और पूछ रहा है कि समय का अपवर्जन किस पर लागू नहीं होता है। तो सेकंड है, अपील पे समय का अपवर्जन लागू नहीं होता। नेक्स्ट है धारा 2 क्वेश्चन नंबर 2 कि इस धारा के अंतर्गत समय का अपवर्जन किस किस पर लागू होगा। समय का अपवर्जन किस पर लागू होगा? अपील पे तो नहीं होगा, वाद पे होगा। और दूसरा डिक्री के निष्पादन के आवेदन पर। समय का अपवर्जन है वो या तो वाद पर या फिर डिक्री के आवेदन के आवेदन पर, इन दो पे ही लागू होता है। नेक्स्ट है, किसी ऐसे वाद के या ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन के जिसका संस्थित या निष्पादित किया जाना किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया हो, तो परिसीमा काल की संगणना करने में कौन सा समय अपवर्जित किया जाता है? तो उतना समय जितने समय ऐसा व्यादेश या आदेश बना रहा हो, वह दिन जिस दिन वह निकाला गया था या किया गया था और वह दिन जिस दिन उसका प्रत्याहरण किया गया था, उसको अपवर्जित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्समय प्रवर्त विधि की अपेक्षाओं के अनुसार किसी ऐसे वाद के परिसीमा काल की संगणना करने में जिसकी सूचना दी गई है या जिसके लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व सम्मति या मंजूरी। तो क्या है, ऐसी सूचना की कालावधि या यथास्थिति ऐसी सम्मति या मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। वह दिन जिसको सम्मति अथवा मंजूरी अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया और वह दिन जिसको सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी का आवेदन का आदेश प्राप्त हुआ है, दोनों गिने जाएंगे। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को दिवालिया न्याय निर्णित करने की कार्यवाही में नियुक्त किसी रिसीवर या अंतरिम रिसीवर द्वारा या किसी कंपनी के परिसमापन की कार्यवाही में नियुक्त किसी अज्ञापक या अंतिम समापक द्वारा किए गए किसी वाद या डिक्री के निष्पादनार्थ आवेदन के परिसीमा काल की संरचना करने में कौन सा समय अपवर्जित कर दिया जाता है? तो वह कालावधि अपवर्जित कर दी जाएगी जो ऐसी कार्यवाही को संस्थित करने की तारीख से प्रारंभ होकर यथास्थिति रिसीवर या समापक की नियुक्ति की तारीख से 3 मास के अवसान पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी डिक्री के निष्पादन में हुए विक्रय में
क्रेता के द्वारा कब्जे के लिए वाद की परिसीमा काल की संगणना करने में कौन सा समय अपवर्जित किया जाएगा? तो जिसके दौरान वह पास करने के लिए कोई कार्यवाही अभियोजित की जाती है। नेक्स्ट है, जितने समय के दौरान प्रतिवादी भारत से या भारत के बाहर के उन राज्यों क्षेत्रों से या भारत के बाहर किसी उन राज्य क्षेत्रों से जो केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन है अनुपस्थिति रहा हो, क्या उसे परिसीमा काल की संगणना में अपवर्जित किया जाएगा? तो आंसर होगा यस, हाँ, उन्हें अपवर्जित किया जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ विधि एक से अधिक प्रकार के निष्पादन डिग्री धारक निर्धारित करती है, तो ऐसा तो इसका आंसर क्या होगा? निष्पादन किस तरह का होगा? क्या होगा इसका आंसर? डिग्री धारक। नेक्स्ट इज सेक्शन 16, वाद लाने का अधिकार प्रोद्बुद्ध होने पर या होने से पूर्व मृत्यु हो जाने का प्रभाव। तो क्या प्रभाव होगा? पहला क्वेश्चन बनता है इसमें कि प्रतिपाल्य के विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिपाल्य के संरक्षक द्वारा किए गए संपत्ति के अंतरण को जबकि प्रतिपाल्य प्राप्त व्यय होने से पूर्व ही मर जाता है, अपास्त करने के लिए आवेदन करने की परिसीमा अवधि क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है RDS 2018 में। तो क्या है? पहला दिया है इसने कि उस दिनांक से 3 वर्ष जब प्रतिपाल्य प्राप्त हो गया होता, या दूसरा उक्त तथ्य के विधिक प्रतिनिधि की जानकारी में आने की दिनांक से 3 वर्ष, या गह है प्रतिपाल्य की मृत्यु की दिनांक से 3 वर्ष, और गह है अंतरण के दिनांक से 12 वर्ष। तो इसका आंसर होगा प्रतिपाल्य की मृत्यु से 3 वर्ष के भीतर। नेक्स्ट है, जहाँ किसी व्यक्ति जिसे यदि वह जीवित रहता तो वाद संस्थित करने का अधिकार होता, उस अधिकार के प्रोद्बुद्ध होने से पहले ही मर जाए, या जहाँ की वाद संस्थित करने या आवेदन करने का अधिकार किसी व्यक्ति को मृत्यु पर ही प्रोद्बुद्ध किया जाता है, तो परिसीमा काल की संगणना कब की जाएगी? तो कब की जाएगी? जब मृतक का ऐसा विधिक प्रतिनिधि हो जाए जो ऐसा वाद संचित करने या फिर आवेदन करने के लिए समर्थ हो। दूसरा है, इस धारा की कोई बात सुपा अधिकारियों को परिवर्तित कराने के वादों को अथवा किसी स्थावर संपत्ति के या फिर आनुवंशिक पदों के कब्जे के वाद को लागू नहीं होते। नेक्स्ट है धारा 17। धारा 17 क्या है? कपट या भूल का प्रभाव। तो क्या है? किसी वाद या आवेदन के मामले में जिसमें कपट या भूल का प्रभाव हो, परिसीमा काल कब चलना प्रारंभ करेगा? तो जहाँ परिसीमा काल का चलना तब तक के बिना प्रारंभ नहीं होगा जब वादी या आवेदन को उस कपट या भूल का पता न चल जाए, यह सम्यक तत्परता से पता चल सकता हो अथवा छिपाए गए दस्तावेज की दिशा में तब तक के बिना आरंभ नहीं होगा जबकि छिपाई हुई अथवा छिपाई गई दस्तावेज की दिशा में जबकि छिपाई गई दस्तावेज के पेश करने या उसका पेश किया जाना विवश करने के साधन वादी या आवेदक को सर्वप्रथम प्राप्त नहीं हुए हो। नेक्स्ट है, जहाँ किसी निर्णित ऋणी ने किसी ऋण डिक्री या आदेश का परिसीमा काल के भीतर निष्पादन कपट या बल के प्रयोग द्वारा निवारित कर दिया हो, तो वहाँ क्या न्यायालय उक्त परिसीमा काल के अवसान के पश्चात निर्णित लेनदार द्वारा किए गए आवेदन पर डिक्री या आवेदन तो इसका आंसर होगा हाँ, परंतु जब यह है तब जबकि ऐसा आवेदन यथास्थिति कपट का पता लगाने की या फिर बल प्रयोग के माध्यम से
तारीख से 1 वर्ष के भीतर किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, धारा 18 लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव। पहला क्वेश्चन है इसमें, कै ने ख से कुछ धन उधार लिया। वाद दाखिल करने की अंतिम तारीख को रविवार पड़ता था। अगले दिन सोमवार को कै एक लिखित अभिस्वीकृति दे देता है। तो इस वाद में क्या होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ 2012 में। कै को सोमवार को वाद दाखिल कर देना चाहिए। कै है उसको मंडे को वाद दाखिल कर देना चाहिए। ख है धारा 18 नए सिरे से परिसीमा का प्रारंभ करेंगे। लास्ट ऑप्शन इसका है कि धारा 12 के प्रावधानों के अध्ययन वाद कभी भी दाखिल किया जा सकता है। हम नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वाद या प्रार्थना पत्र के लिए अभी निर्धारित परिसीमा के गुजरने के बाद भी की गई अभिस्वीकृति क्या होगी? तो पहला है का कोई प्रभाव नहीं है। दूसरा है कि स्वतंत्र तथा परिवर्तनीय संहिता को उत्पन्न करती है। तीसरा है बहुत बहुमूल्यवान है। और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ। इसका आंसर है क्या है, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ की वह लेख जिसका अभिस्वीकृति अंतर्विष्ट में बिना तारीख का है, वहाँ उस समय के बारे में जब हस्ताक्षरित किया गया था क्या मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है? तो हाँ, किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के उपबंधों के अधीन यह है कि उसके अंतर्विष्टों का मौखिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, इस धारा के अर्थ में हस्ताक्षरित किसके द्वारा हो सकता है? तो या तो स्वयं के द्वारा हो सकता है या फिर इस निमित्त सम्यक प्राधिकृत कोई अभिकर्ता है उसके द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वाद दायर करने के लिए निर्धारित समय खत्म हो जाने के बाद स्वीकृति हो सकती है? तो नहीं, स्वीकृति पहले होनी चाहिए। वाद दायर किया, उसके लिए जो समय था वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद में स्वीकृति भी नहीं हो सकती है, उससे पहले ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है धारा 19, ऋण लेखे या फिर वसीयत संपदा का ब्याज लेखे संदाय का प्रभाव क्या होगा? तो पहला है, क्या ऋण के अंतर्गत वह धन भी आता है जो न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन संदेह हो? तो उसका है नो। तो ऋण में क्या नहीं आता है? क्या ऋण के अंतर्गत वह धन भी आता है जो न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन संदेह। न्यायालय की डिक्री या आदेश के अंतर्गत अगर कोई धन दिया गया तो वो ऋण में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, जहाँ की ऋण या वसीयत संपदा के संदाय के लिए दायी व्यक्ति द्वारा या फिर उसके द्वारा निमित्त सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा कोई संदाय उस ऋण लेके या फिर उस वसीयत के ब्याज लेके विहित काल के अवसान के पूर्व अगर किया जाता है तो नया परिसीमा काल कब से संगणित किया जाएगा? तो उस समय से संगणित किया जाएगा जब संदाय किया गया था। नेक्स्ट है, जहाँ अग्रिम चेक शर्तों का स्वीकार किया जाए, इस धारा के प्रयोजन के लिए भुगतान किस तारीख से होगा? चेक पर लिखी तारीख पर या फिर चेक दिए जाने की तारीख पर। तो चेक के ऊपर जो तारीख लिखी हुई है उस तारीख पर होगा। नेक्स्ट है धारा 20, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का प्रभाव। कोई अन्य व्यक्ति है उसके द्वारा अभिस्वीकृति की जाती है या फिर संदाय किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो पहला है, धारा 18 और 19 में प्राधिकृत अभिकर्ता के अंतर्गत कौन कौन आता है? 18 और 19 में जो प्राधिकृत अभिकर्ता है उसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो उसका विधिपूर्ण संरक्षक, सुपुर्दार, प्रबंधक या अभिस्वीकृति हस्ताक्षर करने या संदाय करने के लिए ऐसे संरक्षक, सुपुर्दार या फिर प्रबंधक द्वारा समग्र रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता, ये सारे आते हैं प्राधिकृत अभिकर्ता के अंतर्गत। नेक्स्ट है धारा 21, नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव। अगर कोई वाद चला तो उसमें कोई नया वादी जोड़ना या नया प्रतिवादी जोड़ना तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो पहला क्वेश्चन है, नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या फिर जोड़ने पर कब वाद पूर्ववर्ती तारीख से लिखित से संस्थित किया गया
समझा जाएगा। आंसर है यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि न्यायवादी या प्रतिवादी को अंतर्विष्ट करने के लोग सद्भावपूर्वक की गई भूल से हुआ है तो वो उस तारीख से प्रवृत्त हो जाएगा जो कि 10। नेक्स्ट है निर्णय नहीं देने की स्थिति में मुकदमा चलाने के लिए जोड़े गए या प्रतिस्थापित किए गए पक्ष किस तारीख से प्रभावी होंगे तो वाद दायर करने की तारीख से प्रभावित होंगे। नेक्स्ट है निर्णय न होने की स्थिति में मुकदमा चलाने के लिए नए जोड़े गए या प्रतिस्थापित किए गए पक्ष की परिवीक्षा का समय कब से शुरू होगा तो नए जोड़े गए या प्रतिस्थापित करने के लिए दावा दायर करने के लिए जो तारीख है उसका अस्तित्व कब से प्रारंभ होगा। नेक्स्ट है धारा 23 क्या है उन कार्यों के लिए प्रतिकर का वाद जो विशेष नुकसान के बिना अनियोज्य कोई ऐसे कार्य इनके लिए प्रतिकर का वाद जो कि विशेष नुकसान के बिना अनियोज्य नहीं हो। तो पहला क्या है उस कार्य के लिए जिसमें कोई वाद हेतु तब तक उद्भव नहीं होता जब तक उससे कोई विनिर्दिष्ट क्षति वस्तुतः नहीं होती है। प्रतिकर के वाद की दशा में परिसीमा काल किस समय में संगणित किया जाएगा तो परिसीमा काल उस समय में संगणित किया जाएगा जब वह क्षति हो जाती है। नेक्स्ट है धारा 24 लिखतों में वर्णित समय की संगणना। तो क्या है पहला लिखतों में वर्णित समय की संगणना किस कैलेंडर को निर्दिष्ट करते हुए लिखी गई समझी जाएगी तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार लिखी गई। नेक्स्ट है धारा 25 शुकाचारों का चीर भोग द्वारा अर्जन। पहला शुकाचार के अधिकार के लिए कितने समय तक बिना वेतन के शांतिपूर्वक उपयोग करना आवश्यक तो 20 वर्ष तक करना आवश्यक है। दूसरा है शुकाचार के अधिकार के लिए किस पर दावा किया जा सकता है तो किस पर दावा किया जा सकता है प्रकाश या वायु का प्रवेश किसी मार्ग या जल सरणी का या फिर किसी जल के उपयोग का या कोई अन्य शुकाचार चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। नेक्स्ट है वाद संचित करने के कितने पूर्व तक शुकाचार का उपयोग हुआ होना चाहिए तो वाद संचित करने से पूरा 2 वर्ष के भीतर इसका उपयोग हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रश्न 1 की संपत्ति यदि सरकार की हो तो उपयोग का समय क्या होगा तो उपयोग का समय होगा 30 वर्ष। नेक्स्ट इज धारा 26 है अनुसेवी संपत्ति के उत्तरभोगी के पक्ष में अपवर्जन। पहला क्वेश्चन है इसका एक व्यक्ति जो किसी संपत्ति का विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के उपयोग करने का अधिकार रखते हुए उसे अन्य प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग कर ले के विरुद्ध अपकर्त्य संबंधी वाद संस्थित करने की परिसीमा अवधि क्या होगी। ये क्वेश्चन आया था RGS 2018 में। तो क्या होगी ऑप्शन दिए गए पहला क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रथम बार दुरुपयोजन के ज्ञात होने की दिनांक से 1 वर्ष। दूसरा क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रथम बार दुरुपयोजन के ज्ञात होने की दिनांक से 2 वर्ष। थर्ड है क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रथम बार दुरुपयोजन के ज्ञात होने की अवधि दिनांक से 3 वर्ष। और लास्ट है क्षतिग्रस्त व्यक्ति को प्रथम बार दुरुपयोजन के ज्ञात होने की दिनांक से 4 वर्ष। तो इसका ऑप्शन ख सही होगा प्रथम बार ज्ञात होने की दिनांक से 2 वर्ष। नेक्स्ट है धारा 29 है व्यावर्तियाँ। तो क्या है व्यावर्तियाँ क्या क्या है इसमें पहला है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 25 पर प्रभाव नहीं डालेगी। दूसरा है कोई विशेष या स्थानीय विधि पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। थर्ड है विवाह और विवाह विच्छेद विषयक किसी तत्समय प्रवर्त विधि पर यह कोई प्रभाव नहीं डालेगी। और लास्ट है कि धारा 25, 26 और धारा 2 में की शुकाचार की परिभाषा उन राज्य क्षेत्रों में उद्भूत मामलों को लागू नहीं होगी जिन पर भारतीय शुकाचार अधिनियम 1882 का तत्समय विस्तार। ये 4 इसके व्यावर्तियाँ हैं। नेक्स्ट है धारा 30 उन वादों आदि के लिए उपबंध जिनके लिए विहित कालावधि परिसीमा अधिनियम 1908 द्वारा विहित कालावधि से कम है। पहला क्वेश्चन है इस धारा में वाद के लिए समय सीमा क्या है तो 7 वर्ष है। और नेक्स्ट है कि इस धारा में
अपील या आवेदन के लिए समय सीमा क्या है, तो वो है 90 डेज। इस प्रकार से हमारी सारी धाराएं कंप्लीट हो जाती हैं। इनमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं अनुसूची से संबंधित। तो अनुसूची से संबंधित क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला है जो कि RJ 2013 में आया हुआ है, परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत अपराधीकृत बंदीकरण के